पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपसे बोला जा रहा है एक वर्गाकार पार्क है जहां पर आपसे बोला जा रहा है कि दो आपकी चौड़ी सड़कें हैं, एक 2 मीटर चौड़ी ये रही और एक 2 मीटर चौड़ी ये रही, लंबाई और चौड़ाई के समानांतर। तो वर्गाकार है तो टेंशन होती नहीं है। क्यों? क्योंकि जो नियम हम पढ़ते हैं ना रास्ते के क्षेत्रफल का, तो रास्ते के क्षेत्रफल का जो एरिया होता है, एरिया वह होता है L प्लस बी माइनस का W इंटू W। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो लेंथ और विड्थ तो बराबर है, तो 20 और 20 40 माइनस का 2 इंटू 2, यानी कि ये हो गया सर 38 इंटू 2 76, और 100 रुपए का खर्चा हो रहा है, तो 7600 आपका राइट आंसर आ गया। लो 5 सेकंड का क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर बी इजिली आप कर सकते थे। तरीका बहुत नीट एंड क्लीन होता है। जब कभी भी मान लीजिए कि एक आयत की बात हम करते हैं हमेशा से, एक आयत के अगर आउटसाइड पाथ हो, आयत में क्या हो, एक आपका जो पाथ हो, एक आपका जो रास्ता हो वह क्या हो, आउटसाइड पाथ हो। तो अगर बाहर की तरफ आपका एक पाथ है, बाहर की तरफ जो है आपको दिख रहा होगा कि यह एक आउटसाइड पाथ है और वो W विड्थ का है। किसका है? W विड्थ का एक पाथ है जो कि आउटसाइड चल रहा है। तो आपका क्या होता है, लेंथ प्लस विड्थ प्लस 2W इंटू 2W। इसी तरह से अगर मैं आपसे बोल देता हूं इनसाइड पाथ का एरिया क्या होगा, इनसाइड में अगर करना है तो क्या होगा, L प्लस बी माइनस का 2W इंटू 2W। तो दोनों ही कंडीशन है, आउटसाइड और इनसाइड वाली, और एक पैरेलल वाली होती है जिसका फॉर्मूला ये होता है। नेक्स्ट, एक व्यापारी ने एक क्रम में 10% और 20% की क्रमिक छूट दी और उसे 20% का लाभ हुआ। यदि वह 30% की एक ही छूट प्रदान करता तो क्या लाभ होता? आपको बस यही बोला जा रहा है कि भाई साहब आपने उसको छूट दे दी, यानी कि 10%, यानी कि 10 से 9, 20% यानी कि 5 से कितनी हो गई आपकी 4, यानी कि हम ये कह सकते हैं 50 से आपका 36 है, और हमारा जो पॉइंट है ये हो गया 100 से 64 सॉरी 72। तो आप मुझे ये बताओ कि ये अगर आपका MRP है तो ये क्या होगा, आप किसी को बेच रहे हो तो ये आपका तो सेलिंग प्राइस है लेकिन सामने वाले का तो कॉस्ट प्राइस है ना। और आपका अगर ये सेलिंग प्राइस है मेरे दोस्तों, तो आपके ये घर में कितने का पड़ा है, आप सीपी निकाल सकते हो। हाँ, तो सर 20% का लाभ हो रहा है तो सीपी कितना हो जाएगा 60, क्योंकि एसपी आपका 72 है तो सीपी 60 ही तो होगा, क्योंकि 20% का लाभ है, यानी कि 5 से 6 होता है, 6 बराबर अगर 72 है, 1 बराबर 12 और सीपी हो गया 60। तो ये अच्छी बात हो गई सर। अब बोला जा रहा है कि यदि वह 30% की छूट देता है, तो अगर 100 पर 30% की छूट देगा तो सेलिंग प्राइस 70 हो जाएगा, तो लाभ कितने का हो रहा है 10 का, 60 के रेस्पेक्ट में गुणा 100, तो आपका राइट आंसर आएगा 16.67%। नेक्स्ट सर कैसे करेंगे, सिंपली आपको पहले सॉल्व करना है। तो 11 को मैं इससे गुणा करूंगा तो कितना हो रहा है 55x² माइनस 11 33xy माइनस 20xy माइनस 12y²। सॉल्व करते हैं तो 55x² माइनस का 53xy माइनस का 12y²। कंपेयर कराऊंगा तो क्या हो जाएगा, a बराबर आपका 55 हो गया, b बराबर हो गया माइनस का, ठीक है क्या 55 और अच्छा 33 प्लस का होगा, तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 13 हो जाएगा, तो b बराबर हो गया प्लस का 13 और c बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 12। रखो 80% ऑफ a, यानी कि 80% यानी कि 4/5 किसका 55 का, प्लस 240% ऑफ b% यानी कि 13/100।
-50% ऑफ सी माइनस माइनस प्लस यानी कि 6। सॉल्व करने पर कितना आ रहा है सर? ये तो आ गया 11 चौके 44 और 6 50, और इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से कटा 5 बार और 2 से कटा 12 बार, 12 इंटू 13 156/5, 31.2, 50 प्लस 31.2, 81.2 आ रहा है भाई। कैसा लगा क्वेश्चन? क्वेश्चन कैसा लगा? मजा आ गया ना? तो ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एक नया पैटर्न है जो पेपर में पूछा जा सकता है, जहां पर आपकी सारी क्वालिटी को वो चेक कर लेगा, और ये सबसे अच्छी चीज है, आप सीखेंगे करोगे तो सीख पाओगे, इसलिए पहले करो, पेपर में आने के बाद तो फिर कुछ मतलब नहीं है। चलिए नेक्स्ट। एक गोलाकार आकार के बॉल का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2464 है, तो हम ये कह सकते हैं, अगर मैं 4πr² की बात करता हूं तो ये 2464 के बराबर है, और अगर मैं इसमें 4 का डिवाइड कर देता हूं तो ये निकल कर आ गया 4 6 24, 4 एकम 4, 4 चौके 4 6 24, 616। तो रेडियस मेरी निकल कर आ जाएगी 14। रेडियस को अगर 50% बढ़ा दिया जाए यानी कि 21 हो गई, तो नए बॉल का आयतन कितना होगा? तो नए बॉल का आयतन 4/3, पाई की वैल्यू 22/7 r3। थोड़ा कूल लगता है ना जब हम डायरेक्टली 14 लिख देते हैं, डायरेक्टली 21 लिख देते हैं, लगता है, और यही सबसे बड़ी खासियत भी है, स्पीड बढ़ती है, टाइम कम खर्च होता है हमारा। ठीक है, चलिए तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो 21 को 21 ले गया, 21 और 21 441, 441 इंटू 88 करेंगे तो 8 एकम 8, 8 चौके 32, 8 चौके 32 और 3 35, तो 35 28 को दोनों तरफ जोड़ने पर 8 और 2 10, 5 और 3 8, 8 तो 38,808, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अन्नी है ना, 4,000 रुपए 10% की दर से n वर्षों के बाद अन्नी को इतने रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, यानी कि एक ब्याज हो गया, अब इतने वर्षों के बाद ब्याज ये है। ठीक है, तो मैं ये कहता हूं भाई 10% की दर से ब्याज कितना आ रहा है? 400 आ रहा है 1 साल का, 3 साल आंसर होगा। अब मैंने डायरेक्टली कैसे कह दिया? दिमाग लगाया मैंने। कैसे लगाया दिमाग? अरे भाई 400 तो अगर 1 साल का है तो ये 1300 जो है ये कितने साल तक का बनेगा? 2 साल में तो 800 से थोड़ा पास ही आएगा, 3 साल में 1200 के आधा ज्यादा आ रहा है, तो 1200 वाला आंसर। कुछ नहीं करना और कोई तरीका, यही बेस्ट है। ठीक है, चलिए दूसरा तरीका क्या हो जाएगा? अगर प्रिंसिपल आपका 40,000 है, 4,000 है, तो अमाउंट कितना हो रहा है? 5324। रेशो निकालो, 4,000 और 5324 का जब आप रेशो निकालोगे तो ये निकल कर आया 4 से भाग देने पर 1000 से 1331। अब यार रेट आपकी 10% है, तो यार अब तो आप तो मतलब कोई भी पहचान जाएगा। नेक्स्ट, ए समान समय में बी से 50% अधिक कर सकता है। ए समान समय में बी से 50% अधिक कार्य कर सकता है, यानी कि क्या हम कह सकते हैं ए और बी की एफिशिएंसी का रेशो कितना है? 3:2 है। बी अकेले एक कार्य को 30 घंटे में कर सकता है, बी कार्य करना शुरू करता है, तो मैं कह सकता हूं टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 30 × 2 60। अब बोला क्या जा रहा है कि बी कार्य करना शुरू करता है, और जब ए उसके साथ जुड़ा हो तो उससे पहले ही वह 12 घंटे कार्य कर चुका है, तो मुझे बताइए 12 घंटे में बी कितना काम कर जाएगा? 24 यूनिट। अब बचा हुआ कितना है? 36 यूनिट। अब दोनों मिलकर कर रहे हैं, तो दोनों मिलकर 5 की एफिशिएंसी से करेंगे, कितना टाइम लेंगे? 7.2। एक बच्चे का ये भी डाउट है, सर टोटल वर्क कैसे निकाल दिया? भाई साहब, जब अकेले एक कार्य को 30 घंटे में कर रहा है तो बी का टोटल टाइम दे रखा है, बी की एफिशिएंसी पता है, तो टोटल वर्क भी निकल जाता है, और टोटल वर्क कभी भी
चेंज नहीं होता बार बार, जो है वो आपके सामने है। सर 3:2 क्यों नहीं? आप क्वेश्चन को जब पढ़ोगे तो 50% अधिक कार्य कर सकता है ये बोला गया है, और अगर कार्य कर रहे हो ज्यादा तो एफिशिएंसी भी आपकी ज्यादा होगी। भाषा है। आप पता है क्या सोचते हो कि यहां से a प्लस बी कितने दिनों में कार्य करते हैं, ये लाइन पढ़ के आंसर देना होता है आप लोगों को, बस पूरे क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है आप लोगों का। ये भी धीरे धीरे आ जाएगा, है ना। सुमन, मैंने क्वेश्चन पूरा सिस्टमेटिकली सॉल्व कराया है, आप ध्यान दिया करो कि पहले जो ए उससे जुड़ता है 12 घंटे वो काम कर चुका है, कौन? बी। तो 2 की एफिशिएंसी से 12 घंटे काम करेगा तो 24 यूनिट तो काम कर गया। जब मैं एक बार पहली बार समझाता हूं उस समय थोड़ा सा अटेंटिव रहो। नेक्स्ट। कितनी संख्याएं 1020 से छोटी हैं लेकिन 556 से बड़ी हैं? यानी कि 556 से 1020 के मध्य में आने वाली 5, और ना ही 5 से हो और ना ही 11 से हो, कितनी संख्याएं हैं ये आपको निकालना है। निकालिए कितनी संख्याएं होंगी, ना तो 5 से हो ना 11 से हो। इसका मतलब आपको क्या करना होता है मैं बताता हूं कि जो भी टोटल संख्याएं होती हैं आपको ये देखना होता है कि यार इनमें से ना तो 5 से हो, ना ही 11 से हो, और ना ही दोनों के मल्टीपल 55 से हो, क्योंकि आपको कुछ नहीं चाहिए, इन तीनों डेटा को आप उड़ाना चाहते हो। आप कैसे कर पाएंगे डियर? दिमाग लगा के करते हैं चलो। तो मैं टोटल नंबर निकालना चाहता हूं, इससे छोटी हो और इससे बड़ी हो, क्या बराबर का कोई लॉजिक है? नहीं। तो इन दोनों को आप इंक्लूड करोगे? नहीं करोगे। तो क्या करेंगे? 1020 माइनस 556 प्लस का 1, तो यहां कितना आ रहा है सर? 1020 में से अगर आपने 556 घटा दिया तो सर ये 465 आ रहा है, और 465 में से अब मैं आपसे कहूंगा कि कितनी संख्या हटानी पड़ेगी? 2 हटानी पड़ेगी। कारण क्या है? क्योंकि सर ये इंक्लूडेड है, लेनी नहीं है। 463 ही मेरे पास नंबर है जिन पर मैं डील कर रहा हूं। ये बात तो क्लियर हो गई। ये आपके टोटल नंबर है। अब आपको क्या करना है? अब आपको हर एक प्रश्न को समझना होगा कि भाई 5 से कितनी डिविजिबल है, 11 से कितनी है, ये सारी निकालनी होगी। चलो थोड़ा सा टिपिकल टास्क है लेकिन मैं इस टास्क को पूरा करवाना चाहता हूं, ठीक है। चलिए, तो अगर मैं कहता हूं 556 को 5 से डिविजिबल किया, अब है +1 क्यों, ये क्यों, वो क्यों? डियर स्टूडेंट, जिनको वाकई में कुछ नहीं पता है वो है इस चीज को पूछ रहे हैं +1 क्यों। मैंने आपसे कई बार बोला है कि कई बार मतलब अगर आपने कोई मेरी 1-2 क्लास भी ली होंगी ना, तो ये आपके सामने एपी का प्रिंसिपल है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी का कॉन्सेप्ट होता है। मैंने बताया फाइनल माइनस इनिशियल +1 कर दिया करो, आपकी टोटल नंबर्स आ जाएंगे। कभी पढ़ा हो तो, और नहीं पढ़ा है तो गलती है आपकी, ठीक है। आप दूसरी बात कह रहा है, एक बच्चा कह रहा है 55 कैसे आ गया सर? अरे 5 और 11 का डिविजिबिलिटी तो देखनी है, साथ के साथ इनके एलसीएम की डिविजिबिलिटी भी चेक करनी है, ठीक है। अब पूछ रहे -2 क्यों? अरे भाई ये सब चीजें एक्सप्लेन करता हूं, तुम उस टाइम क्यों नहीं सुनते हो तुम? अब जब तक आप सुनोगे नहीं मेरी बात तब तक मैं नहीं बताऊंगा। आप बिल्कुल मत सोचो कि ये मैंने बताया नहीं, -2 बताया हुआ है मैंने, अभी जस्ट बताया है। तो अभी आदत खराब कर रहे हो अपनी। चलिए, अब 556 में अगर 5 का भाग देते हैं तो यहां पर कितना मल्टीपल आ रहा है? यहां पर हम देख सकते हैं गुरुजी, 111, तो हमें 112वां लेना है, ठीक है। और फिर 1020 में हमें देखना है किससे 5 से डिवाइड करके, तो यहाँ कितना आएगा अंदर लेना है इसका। लेकिन आप मुझे बताना देखना, तो 5 दूनी 10 और 5 चौकी 20, 204। तो क्या 204वां लोगे? नहीं, नहीं लोगे। आपको 203वां लेना है। सर क्यों नहीं लूंगा? क्योंकि 1020 जो आपका अंतिम छोर है वो लेना ही नहीं है भाई, वो आ रहा है, वो लेना नहीं है,
ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ कितने हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ टर्म्स तो 203 माइनस 112 प्लस का 1, तो टोटल 92 हो गया। हाँ, जो स्किप कर रहा है वो पेपर से भी स्किप है मेरी तरफ से, मैं बोल रहा हूं, है ना। आराम से चिल मारो, जिंदगी में मस्त रहो, कोई टेंशन नहीं है, पढ़ाई वढ़ाई करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। चलो, और जा भी सकते हो, स्किप करना है इनको, नवाब हो रहे हैं देखो, स्किप करेंगे, पढ़ाई करो भाई, स्किप नहीं करना है। चलिए, तो यहां पहले आपको समझ में आ गई, 5 से डिविजिबल वाली संख्याएं निकाल दी मैंने, टोटल कितनी संख्याएं आई हैं, 92। चलिए, क्लियर हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, 11 से डिविजिबल वाली। आइए, तो 556 में मैंने 11 का डिवाइड किया, 1020 में मैंने 11 का डिवाइड किया, तो 11 पंजे 55, बचा 1, 11 एकम 11, लेकिन हमें क्या लेना है, 52वां मल्टीपल लेना है, हमें कौन सा लेना है, 52वां, अगला लेते हैं। इसी तरह से 11 9 99, बचे हमारे पास 3, ठीक है, तो 11 दूनी 22, तो यहां पर आपके सामने नंबर ऑफ टर्म्स कितना निकालेंगे, क्योंकि पूरा पूरा तो जा नहीं रहा, तो 92 चलेगा, ठीक है, तो 92 माइनस 52 प्लस का 1, 41। बच्चा कह रहा एक बच्चा कह रहा 51 होगा, अच्छा कैसे होगा एक बार चेक कर लेता हूं। 11 पंजे 55, बचा आपके सामने 1, और 11 एकम 11, 51 हो रहा है, 51 इंटू 11 आ रहा है, 51 इंटू 11 आपका 556 के आगे आ रहा है, हाँ आ तो रहा है, तो 51 ले लो, पूरा पूरा जा रहा था ना वो, ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कितनी नंबर ऑफ टर्म्स आ गई, यहाँ 42 हो जाएंगी, ठीक है। ओके, अब आपको क्या चेक करना है, एक और चेक करना है उनके एलसीएम से, 556 बटे 55, 1020 बटे 55, कितना आ रहा है डियर, ये हमारे पास 555 से अगर 10 बार दोगे तो 550 आएगा, 11 बार दोगे तो निकल जाएगा, तो 11 आ रहा है। इसी प्रकार 55 से आप एक बार दोगे तो चलेगा, ठीक है, और आप यहां पर दोगे 8 बार, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई, 18 माइनस 11 प्लस का 1, तो सर यहां पर आ गए हमारे पास 8। अब क्या बोला जा रहा है डियर, अब टोटल जितनी भी संख्याएं आपके पास हैं उनमें से आप क्या करेंगे, इन सबको माइनस कर देंगे, ठीक है ना। 463 आपके पास है, टोटल कितनी संख्याएं आ गई सर, 92, यहां पर आपके सामने ये है 42 और माइनस का 8, क्योंकि 55 वाली तो आपको हटानी है ना, तो क्या हो जाएगा 92 प्लस 42 माइनस का 8, तो कितना हो गया 126। तो 126 कौन सी संख्याएं हैं, 126 वो संख्याएं हैं जो कि ना तो 5 मतलब जो कि 5 से हैं, 11 से हैं और 55 से हैं, तो 463 में से 126 घटा दो, आंसर आ जाएगा 337। अब बहुत सारे बच्चों को डाउट होगा कि सर ये -8 क्यों हुआ है, ये बिल्कुल लॉजिकल डाउट है, देखो मैं समझाता हूं दोस्तों। यहां पर आपके सामने 5 से डिविजिबल कितनी संख्याएं निकली थी, 5 से डिविजिबल कितनी संख्याएं थी, 92 थी। 11 से डिविजिबल कितनी संख्याएं थी, 42 थी। तो 55 से डिविजिबल कितनी संख्याएं थी, 8 थी। तो मेरे दोस्तों मैं हमेशा से कहता आया हूं कि ये 92 में ये 8 कॉमन नहीं है क्या, बिल्कुल है। तो एक्चुअल में आपको ये क्या लिखना है, 92 माइनस 8 लिखना है, 90 में से 6 लिखना है, ठीक है। एक्चुअल में क्या लिखना है, 92 माइनस 8 लिखो, 92 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 84। एक्चुअल में आप 42 माइनस 8 लिखो, 34। अब इनको जोड़ लो, यही तो टोटल वो है जो 5, 11, 55 तीनों से है, वो 126 ही आएगा, ठीक है। चलिए, हाँ तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, और मैं इस तरह का क्वेश्चन आपको हर 10-15 सेट में रिवाइज कराता रहता हूं, जिससे कि आप कॉन्सेप्ट को ना भूलें। नेक्स्ट
कॉपर और सिल्वर के 9 सिक्कों को पिघलाकर नए सिक्के बनाए जाते हैं। कॉपर तथा सिल्वर का अनुपात दो सिक्के कॉपर तथा सिल्वर का अनुपात 2 सिक्के में 2:1 है। 3 अन्य सिक्के में 3:4 है और बचे हुए सिक्के में 7:3 है। तो नए सिक्कों में कॉपर और सिल्वर का अनुपात बताइए। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूं, कृपया करके शांति बनाए रखें। ठीक है, प्लीज थोड़ा सा आराम से पढ़ें। ये बहुत प्यारा प्रश्न है और कुछ ना कुछ आपको सिखाकर जाएगा ही जाएगा। ठीक है, आइए सीखते हैं। मैं आपसे कहता हूं डियर, मेरे पास टोटल वेट कितना हो जाएगा? सर ये 3 यूनिट है, ये आपका 7 यूनिट है और ये आपका 10 यूनिट है। मैंने टोटल वेट एलसीएम ले लिया 210 यूनिट। मैंने क्या मान लिया? एक सिक्के का भार 210 यूनिट है। एक कॉइन का वेट मैंने क्या माना? एक कॉइन का वेट 210। कैसे आया ये 210? बोलो, ये 210 कहां से आया? सर आपने अभी समझाया ना हमें कि सर ये जो अनुपात है, भाई आप यही तो कह रहे हो कि कॉपर और सिल्वर के 2 सिक्के 2:1 में है, तो ले लो ना, इन्हीं का वेट ले लो, जिससे कि अपने को आसानी हो जाए बाद में, क्योंकि बांटेगा तो उसी में ही। अरे बटेगा ना, क्योंकि आप 210 को ही तो बांट सकते हो। तो आप ऐसी एक क्वांटिटी निकाल दो जिससे कि 2:1 में भी बढ़ जाए, 3:4 में बढ़ जाए और 7:3 भी बढ़ जाए। तो इसलिए हमने एक ऐसे ले लिया। अब फायदा हो जाता है इससे, क्योंकि रेशो चलता है सारा। चलिए सर, अब क्या करें? मैंने कहा भाई देखो, 210 को जैसे ही आप बांट रहे हो, 210 को आप जैसे ही आप बांट रहे हो, तो मैं ये कह सकता हूं 420 हो जाएगा। क्योंकि कितने सिक्के हैं आपके? कॉइन कितने? 2 कॉइन है आपके, तो टोटल वेट आपका 420 हो जाएगा। अब इसमें आपका कॉपर कितना है और सिल्वर कितना है? तो गुरुजी 2:1 है, 3 रेशो बराबर अगर ये है तो 1 रेशो बराबर 140, 140 इंटू 2, तो गुरुजी ये 280 हो जाएगा और बचा कुचा 140 यहां हो जाएगा। उम्मीद करता हूं क्लियर है। फिर पूजराज पूछ रहा है भाई 420 कैसे? अरे डियर स्टूडेंट, यहां लिखा हुआ है ना कि एक कॉइन का वेट 210 यूनिट है, तो कितने कॉइन है? कॉपर और सिल्वर के 2 कॉइन, 2 सिक्के। पढ़ो, तुम पढ़ते ही नहीं हो। अब देखो यहां 3 सिक्के हैं, तो 3 सिक्के हैं तो कितना वेट हो जाएगा? 630। अब 630 को बांटो 7 अनुपात में, 7 अनुपात बराबर 630, 1 अनुपात बराबर 90, तो 9 तिया 27, तो कॉपर 270 और 9 चौके 36, 360। यहां कितने सिक्के हैं बचे हुए? कितने बचे सर? 3 और 2 5 हो गया, टोटल 9 सिक्के थे, 4 बचे। तो वेट कितना हो जाएगा? 840। 840 को बांटो 10 रेशो में, तो 1 रेशो बराबर 84। 84 इंटू 7 कितना होता है बताओ? 588 होता है। थैंक यू भावे। और 84 इंटू 3 कितना होता है? 252। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब नए सिक्कों में कॉपर और सिल्वर का अनुपात सबको जोड़ लीजिए, और क्या करेंगे? सबको जोड़ लो, आराम से जोड़ो कि भाई नया सिक्का जो बनेगा उसमें कॉपर कितना रहेगा? 8, तो ये आ रहा है 1138 और ये आ रहा है 752। अनुपात निकालेंगे, 2 से काटेंगे, 569, 376। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, क्या बोला जा रहा है कि a प्लस बी अगर आपका रूट बी है, a माइनस बी ये है, तो हम a प्लस बी बराबर अगर आपका रूट 6 है, a माइनस बी बराबर अगर आपका रूट 3 है, तो यहां हम क्या कर सकते हैं? सर आप अगर आप a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर को अगर जोड़ देते हो तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 2a स्क्वायर बी स्क्वायर के। क्या बात सिखा रखी है सर आपने। इसी प्रकार अगर आप a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस कर देते हो a माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो ये किसके बराबर होता है? 4ab के बराबर। क्या बात है, सब कुछ निकल कर आ गया सर। 6 और 3 9/2 4.5, 4.5 क्या आ गया? a स्क्वायर और b स्क्वायर। माइनस का 3ab, ab की निकालना है
तो 6 में से 3 गया तो ये कितना हो जाएगा 3/4। ये भी बराबर कितना हो जाएगा 3/4। तो देखो भाई साहब 9/2 में से 9/4 घटाना है तो 9/4 आना है। कैसा लगा? आसान है, करिए। नेक्स्ट। यदि सुंदर अपनी घड़ी के विक्रय मूल्य में 1000 रुपए की वृद्धि करता है तो उसका लाभ आरंभिक मूल्य से 16% तक बढ़ जाता है। तो सुंदर का अर्जित आरंभिक लाभ क्या था, यह आपको बताना है दोस्तों। तो करिएगा सॉल्व इस प्यारे से प्रश्न को आप लोगों के सामने जो रखा हुआ है। तो मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि भाई यदि सुंदर अपनी घड़ी के विक्रय मूल्य में 1000 रुपए की वृद्धि कर देता है तो उसका आरंभिक लाभ 16% बढ़ जाता है। तो मैंने कहा कि भाई उसका सीपी मान लो एक्स है, ठीक है, मान लिया। तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ये कहता हूं भाई देखो प्रॉफिट कितना बढ़ जाएगा। अगर अभी प्रॉफिट आपका मान लीजिए मैंने 100 पी मान रखा है तो अब आपका प्रॉफिट हो जाएगा 116 पी। अब ये जो प्रॉफिट आपका बढ़ा है, ये प्रॉफिट बढ़ने का कारण क्या है? 16 रेशो 16 पी, 1000 रुपया ही तो है। हाँ यार ये सही लगा मेरे को। पी बराबर कितना आ गया 625। ज्यादा अच्छा है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। देखिए आपसे क्या बोला जा रहा है, एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है। जहां पर आपसे क्या बोला जा रहा है कि भैया देखो ए बी जो है वह आपका सी डी के पैरेलल है। ए बी आपकी 11 है, सी डी आपकी 19 है। पी क्यू एक गैर समांतर भुजाओं के मध्य बिंदु वाली रेखा है। तो पी क्यू क्या है? आपकी गैर समांतर भुजाओं के मिड पॉइंट वाली एक लाइन है। तो आपको पी क्यू की लेंथ निकालनी है और मैंने आपको पी क्यू की लेंथ बता रखी है क्या होगी। तो पी क्यू की लेंथ क्या होगी डियर? आप सब लोग समझदार, 19 + 11/2। तो ये कितना हो रहा है 30/2, 15 आपका राइट आंसर आ रहा है। बस खत्म बात, और क्या है, हो गया। हाँ ठीक है, चलिए नेक्स्ट। देखिए एक विद्यालय में कुछ छात्रों की संख्या का 12% खेल में अच्छे हैं, कुल छात्रों की संख्या का 12% खेल में अच्छे हैं और कुल छात्रों की संख्या का 3/4 भाग सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में रुचि रखता है ना। कुल छात्रों का अन्य 10% संगीत पसंद करता है ना, और शेष 15% छात्र उपरोक्त गतिविधियों में भाग नहीं लेता है। तो छात्रों की कुल संख्या आप बताइए। तो ये बहुत ही मतलब आसान सा प्रश्न है, बस दिमाग आपको लगाना है। आप लगाएंगे? आप लगा सकते हैं। तो यहाँ एक चीज छिपी हुई है, वो चीज कौन निकाल के दिखाएगा मुझे, अगर मैं उसको परसेंटेज में ढूंढना चाहूं तो यही है इस क्वेश्चन की पहली लाइन के अंदर अंदर कुछ ऐसा है जो आपकी यूजफुल है। ये 3/4 जो है ना, 3/4 इसको हम 75% कहते हैं और ये आपको समझना होगा। अगर आप ये चीज ढूंढ ढूंढ के निकाल पाएंगे तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा और मेरे लिए भी। तो यहाँ जो 3/4 भाग है वो 75% है। ठीक है सर, अच्छा लग रहा है। तो मैं कहता हूं कि 12% बच्चे कुल का खेल में अच्छे हैं, 75% सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में, 10% संगीत पसंद करते हैं, यानी कि 97% कुछ ना कुछ करते हैं। बच्चे कितने? 3% बच्चे जो कि निहायती हाव वाले हैं, तो 15 के बराबर है। तो 100% अगर हम निकालेंगे तो वह 500 के बराबर हो जाएगा। अब यहां भी बोलो हाउ। सिंपल था ना यार, आराम से पढ़ो क्वेश्चन को। कई बच्चे निपट जाते, बोलते यार सर क्वेश्चन ही नहीं हो रहा है सॉल्व। ये सोचना होता है, ठीक है, सोचोगे। देखो आज एक दिन में ना तो मैं तुम्हें वो बना सकता हूं कि यार जो बहुत एक कोई भी आ जाए, एक दिन में कुछ नहीं होता।
और ना एक दिन में करने के लिए बोल रहा हूं। मेहनत करो लगातार कंटिन्यू बेसिस पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कॉट 30 की वैल्यू पता होती है, √3 का स्क्वायर 3, ओहो। कॉसेक 45 की वैल्यू √2 का स्क्वायर 2, प्लस सेक 60 की वैल्यू 2 का स्क्वायर 4, टेन 60 की वैल्यू √3 3 माइनस 2 अपॉन 2 √2 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 2 प्लस का 1। तो यहां कितना आ गया 6 और 4 10/5, आंसर आ गया 2। नेक्स्ट, यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित वार्षिक दर में 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है और साधारण ब्याज की 12 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तो उनका अंतर बताना है। तो दुगनी हो जाती है तो 1/5 यानी कि 20%, और 3 गुनी हो जाती है यानी कि 2/12 यानी कि 1/6, और दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 6 एकम 6 और 5 एकम 5, तो 1/30 इंटू 100, तो यानी कि कितना हो गया 10/3। भाई देखो ये पहली वाली रेट आ गई 1/5 फ्रैक्शन में, ये दूसरी वाली रेट आ गई, दोनों का डिफरेंस निकाल दिया, तो वो क्या होता है 1/5 माइनस 1/6, तो 6 एकम 6 5 एकम 5 6 पंजे 30। ऐसे ऐसे सॉल्व करो, सब होगा। आपको लगता अरे सर नहीं आप तो बहुत ये तेज हो रहा है, ये तेज वाली मैं जो आज कैलकुलेशन आपके सामने कर रहा हूं ये तेज वाली कैलकुलेशन नहीं है, एग्जाम में करने वाली कैलकुलेशन है। कि सर एग्जाम में पेन कैसा चल रही है, एग्जाम में पेन हल्का चलाना है, हल्का पेन चलाना है। हल्का पेन मतलब इस तरह से बिल्कुल लाइटली कि हाँ ये ऐसे हो गया, ये ऐसे करना है। 2/12 कैसे है डायरेक्ट सर, आप देखो 3 गुना हो जाता है n-1 2 होता है /12, तो 1/6 डायरेक्ट किया, 6 एकम 6 6 पंजे 30 1/30 इंटू 100 10/3 खत्म, ऐसे। नेक्स्ट करिए। 7 11 और 13 से डिविजिबल होनी चाहिए ये 6 अंकों की संख्या, और फिर बताइए कि क्या होगा इसका इलाज। तो मैंने कहा भाई ठीक है कोशिश कर सकते हैं, बाकी तो देखेंगे। अब 11 की डिविजिबिलिटी का क्या नियम होता है, 6 5 और 2 7 और 6 13, -x - y - z, -x - y - z बराबर 0। तो x + y + z बराबर आपका कितना आ गया 13 आ गया। लेकिन इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्यों। फिनिश करो इसको। सर क्या बताने वाले हो आप, बताओ तो सही, हमें सीखना है हमें सीखना है। मैंने कहा देखो इस टुकड़े से हम कुछ सीख सकते हैं, और ये बहुत पेपर का पॉपुलर क्वेश्चन हो जाता है। 91 × 11 अगर हम करते हैं तो ये हो जाता है 1001, और आपको जान करके काफी अच्छा लगेगा कि 1001 और बीच में 2 जीरो हो, इसका मतलब 3 अंकों की रिपीटेड संख्या बनती है। यानी कि 3 अंक अगर रिपीट हो रहे हो तो बीच में 2 जीरो आती हैं, अगर 2 अंक रिपीट हो रहे हो तो बीच में 1 जीरो आती है, और 4 अंक रिपीट हो रहे हो तो बीच में 3 जीरो आती है। ये तो नियम है। इसका मतलब सर हमारा दिमाग अब दौड़ रहा है। मैंने कहा उद्देश्य भी यही है, यानी कि अगर आपको पता लग गया कि ए आपका 5 है, सी आपका 2 है, तो देखो यहां भी सी आपका 2 रहेगा तो जेड की वैल्यू आ गई, बी आपका 6 है, ए आपका 5 है, तो यहां भी 6 आ गया। तो अब आपको जो जो वैल्यू चाहिए वो आपके सामने है। एक्स कहां है, ये रहा 6, वाई कहां है 2 के बाद, ये रहा 5, 3 जेड, जेड कहां है 6, तो आंसर कितना आ गया 12 में से 5 गया तो 7। कॉन्सेप्ट की बात है, वरना बहुत दिक्कत हो जाती भैया, नहीं होते क्वेश्चन, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक ही यही है। क्वेश्चन और लॉजिक से बहुत टाइम लग जाएगा और नहीं बना पाओगे। जल्दी नहीं सोच पाते, जल्दी सोच पाने के लिए ही अभी आप पढ़ रहे हो। सिंपल थॉट रखो, मेरे को नहीं आता मैं इसलिए पढ़ रहा हूं, मेरे को आ रहा होता तो मैं पढ़ा रहा होता। सिंपल। आशा और सुमन की मिट्टी के किलो की ऊंचाइयां 9 और 16 है, किले के शीश एक दूसरे से 25 सेंटीमीटर दूर हैं, तो दोनों किलो के बीच की दूरी बताइए।
यानी कि 1 किला है, 1 किला है, उनके शीर्षों के बीच की दूरी दे रखी है 25। ये आपका 9 है, ये आपका 9 हो जाएगा, तो ये आपका 7 हो जाएगा। ट्रिपलेट जिंदाबाद, तो ये 24 हो जाएगा। आज सुबह ही पढ़ाया था ट्रिपलेट 11 बजे वाली क्लास, आप सब लो, वो बहुत जरूरी क्लास है। नेक्स्ट, सर MNO का मासिक वेतन दे रखा है 5, 4 और 3, यानी कि 500, 400 और 300। मान लिया 10% की दिवाली बोनस प्राप्त करने का मासिक, यानी कि ये 10% यानी कि 50 जोड़ दो, यानी कि 550, 25% यानी कि 100 जोड़ दो, यानी कि ये हो जाएगा 500, और 50% यानी कि 150 जोड़ दो, ये हो जाएगा 450। निकालेंगे तो कितना आ रहा है? 11, 10 और 9। नेक्स्ट, त्रिभुज PQR की एक भुजा PQ को दोनों ओर बढ़ा दिया गया। तो हम ये कह सकते हैं कि ये P है, ये Q है और ये R है। PQ को, हाँ सॉरी, ये मैंने कह दिया कि ये P है, ये Q है और ये R है। P को इस तरह बढ़ाया जाता है कि बाहरी कोण P और बाहरी कोण Q के माप आपको दे रखे हैं 112, माफ कीजिए 112 और 88। तो वह त्रिभुज कौन सा है भाई? वह त्रिभुज कौन सा है आपको ये बताना है। ठीक है, तो भाई क्या करूं? मैं करता हूं सॉल्व। देखो सर, ये कितना हो जाएगा? 68 हो जाएगा। ये 88 है, तो ये कितना हो जाएगा? 20। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों कि भाई साहब ये अगर हो गया, ये कितना हो जाएगा? 92। एक चीज बताओ, ये कौन सा त्रिभुज हो गया? देखो, क्या तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे हैं ना? क्या एक कोई भी कोण 90 डिग्री के बराबर है? नहीं, एक 90 से 180 के बीच में। यस, तो ये हो गया ऑब्ट्यूस एंगल। करते हो 11 वर्ष पहले मेरे पिता की आयु उस समय मेरी उम्र की 4 गुना थी। यानी कि हम बात करते हैं 11 वर्ष पहले पिता की आयु उस समय मेरी उम्र की 4 गुना थी। यदि 5 साल के बाद मेरे पिता की और मेरी आयु का योग 62 साल है, तो मेरे पिता की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। देखो 11 वर्ष पहले की मान लेता हूं, पिताजी X साल के थे 11 वर्ष पहले। 11 ईयर एगो की बात कर रहा हूं मैं, 11 ईयर एगो की बात कर रहा हूं। और यहां पर हम ये कह सकते हैं जो पिताजी हैं वह X साल के हैं। या बोल दीजिए पिताजी की मत मानिए, बच्चे की मान लीजिए। तो बेटा है ना वो X साल का है, तो पिताजी कितने साल के हो जाएंगे? 4X। कोई दिक्कत है क्या? 11 साल पहले की बात है सर। 5 साल बाद मेरे पिता की उम्र और मेरी उम्र का योग। तो मेरे दोस्तों यहां कितना जोड़ू कि 5 साल बाद आ जाऊं? तो गुरुजी आप X प्लस 16 जोड़ो सीधा, ये आप 4X प्लस 16 जोड़ो सीधा, और इनको जोड़ के लिखो 5X प्लस 32। ये किसके बराबर है? 62 के बराबर। 5X बराबर आपका 30, X बराबर आ गया 6। मेरे पिता की वर्तमान आयु कितनी है? 24 प्लस 11, 35 साल नगद। चलिए नेक्स्ट। यदि विक्रम अपनी सामान्य गति से 28% अधिक गति से गाड़ी चलाता है, तो वह 35 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। समान दूरी को तय करने के लिए उसका सामान्य समय क्या होगा? अभी बताते हैं।
तो यहाँ हम कह सकते हैं गुरुजी, यहाँ पर जो स्पीड का रेशो होने वाला है यानी कि कितना होने वाला है 100 से 128, तो मैं इसको लिख सकता हूं कितना, 4 से काटा 25 और ये हो गया कितना 32। तो ये स्पीड का रेशो है 25 से 32। टाइम का रेशो कितना हो जाएगा 32 से 25। कितनी कमी आ गई 7 की, 7 की कमी है। तो 7 की कमी किसके बराबर है 35 मिनट के बराबर है। तो एक रेशो बराबर कितना होता है 5 मिनट। एक रेशो बराबर कितना होता है 5 मिनट। यानी कि आपसे बोला है वास्तविक समय, तो यही वास्तविक समय है। तो 32 इंटू 5 160 मिनट, और 160 मिनट को आप घंटे में लिखेंगे तो कितना आएगा 2 घंटे से ज्यादा। सर tan थीटा प्लस ये दे रखा है, तो मैं समझ गया कि यार यहाँ √3 होगा या फिर यहाँ 1/√3 होगा और तभी ये बना है। तो थीटा में क्या मान लूं 60, तो बस यहाँ आप क्या लिख दो √3/2, यहाँ 1/2। तो यहाँ आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, 49 से 125 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत, ये भी लेनी है और ये भी लेनी है। क्या होता है प्रथम प्लस अंतिम बटे 2, एक ही फॉर्मूला, बड़ा प्यारा सा। तो 9 और 7 14, तो यानी कि 7 वाला आंसर है। यूनिट डिजिट से उड़ा दिया। आपके सामने क्या है, ये ग्राफ दे रखा है जनवरी फरवरी मार्च का, इस तरह से अलग अलग मंथ का। आइए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, करिए सॉल्व। जनवरी से फरवरी में फेसबुक द्वारा प्रयोग करने वाले लड़कों की संख्या में प्रतिशत कमी बताइए। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जनवरी से फरवरी में फेसबुक का प्रयोग करने वाले लड़कों की संख्या में प्रतिशत कमी कर लेंगे। तो यहाँ हम कह रहे हैं भैया जनवरी से फरवरी फेसबुक की बात कर रहे हैं, तो 100 की कमी आ गई है, 600 के रेस्पेक्ट में आ गई है इंटू 100, यानी कि 16.66, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, फरवरी में व्हाट्सएप का प्रयोग करने वाले लड़कों की संख्या फरवरी में फेसबुक का प्रयोग करने वाले लड़कों की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। फरवरी में व्हाट्सएप प्रयोग करने वाले, फरवरी में फेसबुक, तो 250/500 इंटू 100, 50%। नेक्स्ट, अब फेसबुक वेसबुक कोई नहीं चलाता, 2011 में था क्रेज। तो दो 2011 में तो फिर तो कोई जानो ना पहचानो सबको भेजो, भेजते जाओ, कोई रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ले तो समझ लेते थे कि भाई साहब अब तो बस ये अपना है और हम इसके हैं। मार्च में व्हाट्सएप का प्रयोग करने वाले लड़कों की संख्या फरवरी में फेसबुक का प्रयोग करने वाले लड़कों की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो मार्च में व्हाट्सएप कितने कर रहे हैं भैया, मार्च में व्हाट्सएप 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 680, फरवरी में फेसबुक 500, हो गया 10/2 106, मतलब 136 आंसर आ जाएगा 136। ठीक है, तो खत्म हो गई DI।